लास्ट वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सोल्ट में हमने डिस्कस किए थे सोल्ट। आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। एक सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, तो बताना है कि उसका पीएच क्या होगा। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक सॉल्यूशन है जो रेड लिटमस को चेंज कर देता है ब्लू लिटमस में, और इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी गिवन है 4, ऑप्शन सी में दिया गया है 5, जबकि ऑप्शन डी में जो वैल्यू दी है वो है 10। तो बताना है कि इस सॉल्यूशन का पीएच इनमें से कौन सा होगा। तो क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ये रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, तो रेड लिटमस को ब्लू करने का काम करते हैं बेस जो है रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, और बेस का जो पीएच होता है वो 7 से 14 तक होता है। तो इन सभी ऑप्शन में 7 से 14 के बीच में आएगा 10, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एग सेल्स टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। एक सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 में, एक सॉल्यूशन है जो रिएक्शन करता है एक सेल से, एक सेल, और एक सेल से रिएक्शन करके ये एक गैस प्रोड्यूस करता है, और जब इस गैस को मिलाया जाता है लाइम वाटर में, तो ये गैस लाइम वाटर के कलर को कर देती है मिल्की। तो बताना है कि ये जो सॉल्यूशन है ये क्या होगा जो एक सेल से रिएक्ट करके एक ऐसी गैस प्रोड्यूस करता है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है NaCl, जबकि ऑप्शन बी गिवन है HCl, ऑप्शन सी में दिया है LiCl, और ऑप्शन डी है KCl। तो पहले बात कर लेते हैं एक सेल की। एक सेल जो होता है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, और जो गैस लाइम वाटर को मिल्की करती है वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इसका मतलब ये है कि जो भी सॉल्यूशन है ना ये कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके जो है CO2 बना रहा है। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। तो इससे पहले जो हम इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, Ca इसमें कैल्शियम है, जबकि CO3 क्या होता है कार्बोनेट। कैल्शियम एक मेटल है और CO3 कार्बोनेट है, तो ये एक मेटल कार्बोनेट है। और मेटल कार्बोनेट किससे रिएक्शन करके CO2 बनाता है? तो मेटल कार्बोनेट जो है जब किसी एसिड से रिएक्ट करता है, एसिड से, तो ये CO2 बनाता है, H2O बनाता है, और बनाता है सोल्ट। तो अगर हम बात करें इन सभी ऑप्शंस की, तो इन सभी ऑप्शन में सिर्फ एक ही एसिड है HCl, बाकी सब जो है ना ये सोल्ट्स हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा HCl। क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है NaOH का 10 ml सॉल्यूशन HCl के 8 ml सॉल्यूशन से कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्वेश्चन में आगे लिखा है, if we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount of HCl solution required to neutralize it will be। तो क्वेश्चन में लिखा है कि अगर हम NaOH का 20 ml ले लें, 20 ml, तो बताना है कि HCl का कितना ml चाहिए होगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 4 ml, ऑप्शन बी गिवन है 8 ml, ऑप्शन सी में दिया है 12 ml, जबकि ऑप्शन डी में जो दिया है वो है 16 ml। ठीक है ना। तो NaOH के 10 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl का 8 ml चाहिए, तो बताना है कि NaOH के 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl का कितना चाहिए होगा। तो 10 के लिए कितना चाहिए? 8, तो 20 जो है ना 10 का डबल है, तो HCl के अमाउंट का भी डबल हो जाएगा, तो 8 का डबल कितना हो जाएगा? 16 ml। तो NaOH के 20 ml को
न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl का हमें चाहिए होगा 16 ml। तो कौन सा ऑप्शन है करेक्ट? ऑप्शन डी। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। चार ऑप्शन दिए हैं, पूछा है कि इनमें से कौन सी मेडिसिन इंडाइजेशन के ट्रीटमेंट में यूज की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, इंडाइजेशन में यूज की जाने वाली मेडिसिन बतानी है कौन सी है। तो चार ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी दिया है एनाल्जेसिक, जबकि ऑप्शन सी में दिया गया है एंटासिड और ऑप्शन डी दिया है एंटीसेप्टिक। तो बताना है कि इंडाइजेशन के लिए इनमें से किस मेडिसिन का यूज किया जा सकता है। तो पहले बात कर लेते हैं इंडाइजेशन की। इंडाइजेशन क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है जब हम ज्यादा फूड ले लेते हैं तो हमारे स्टमक में एसिड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। एसिड का अमाउंट ज्यादा होने पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, जिसे कहते हैं इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन होता है एक्स्ट्रा एसिड के कारण। तो अगर हमें जो है इंडाइजेशन का ट्रीटमेंट करना है तो हमें एसिड को न्यूट्रल करना होगा, और एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा? एंटासिड। तो इसका जो है आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में चार ऑप्शंस दिए हैं। इन ऑप्शंस में पहले हमें इनके लिए वर्ड इक्वेशन लिखनी है, फिर उनके लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैनुल्स। तो 5 का ए में सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है जिंक ग्रैनुल से, मींस ये जिंक से रिएक्शन कर रहा है। तो ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी में दिया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। तो ऑप्शन बी में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम रिबन से, मतलब मैग्नीशियम से Mg से रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम। ऑप्शन सी, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर। ऑप्शन सी में सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करानी है एल्यूमिनियम पाउडर से, मतलब एल्यूमिनियम से रिएक्शन करानी है। ऑप्शन डी के बने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिल्म्स। ऑप्शन डी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है आयरन फिल्म से। तो इनको पहले हमें वर्ड फॉर्म में लिखना था, तो अभी हमने ये हाफ वर्ड फॉर्म में लिख दिए हैं। फिर इनके लिए जो हमें एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक मेटल। ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4 और जिंक का सिंबल होता है Zn। तो अगर हम इन सभी ऑप्शंस में अगर थोड़ा ध्यान दें तो इनमें जो फर्स्ट सब्सटेंस है वो एक एसिड है, जबकि जो सेकंड सब्सटेंस है जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब मेटल है। तो इसका मतलब ये है कि इन सभी ऑप्शन में एक एसिड एक मेटल से रिएक्ट कर रहा है। तो क्या होता है जब एक एसिड की रिएक्शन मेटल से कराई जाती है तो एसिड मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और साथ साथ एक सब्सटेंस बनाते हैं जिसे कहते हैं सोल्ट। तो एसिड की रिएक्शन मेटल से कराने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और इसमें सोल्ट बनेगा। तो पहला ऑप्शन है H2SO4 प्लस जिंक Zn। तो क्योंकि H2SO4 एक एसिड है, जिंक एक मेटल है, तो रिएक्शन करने पर पहले क्या प्रोड्यूस होगी? हाइड्रोजन गैस। तो बाकी का जो बचेगा SO4 और Zn ये आपस में कंबाइंड होकर एक सोल्ट बन जाएंगे ZnSO4।
ZnSO4 जो होता है ये होता है जिंक सल्फेट। जबकि जो H2 है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस। तो पहले तो हमें इसके लिए एक वर्ड इक्वेशन लिखनी थी जो कि ये है, यहां पर हम H2 के प्लेस पर राइट करेंगे हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। और ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर 2H है और वहां पर भी 2H है, एक SO4 1Zn 1Zn, तो बैलेंस है रिएक्शन। ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम। तो ऑप्शन बी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, जबकि मैग्नीशियम का सिंबल है Mg। HCl एक एसिड है, Mg एक मेटल है, तो पहले क्या प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन तो अलग हो जाएगी, तो Mg Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो Mg और Cl में Mg की वैलेंसी होती है +2, Cl होता है -1, क्रॉस करेंगे तो Mg1 Cl2, तो ये बन जाएगा MgCl2। और इसमें जो MgCl2 होता है ये होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस H2। तो ये इसकी वर्ड इक्वेशन है, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर 2 Cl है जबकि यहाँ पर एक ही Cl है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर H भी 2 हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी 2H है, 1 Mg और 1 Mg, रिएक्शन बैलेंस है। ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम। तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, जबकि एल्यूमिनियम होता है Al। तो जब हम Al की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे तो पहले H2 जो कि डाइहाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो जाएगी। अब एल्यूमिनियम SO4 से रिएक्ट करेगा। एल्यूमिनियम होता है Al, SO4 सल्फेट, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, सल्फेट की होती है -2। तो हम क्रॉस करेंगे तो Al हो जाएगा 2, SO4 हो जाएंगे 3, तो ये बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस। Al2SO4 का होल थ्राइस होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट, जबकि H2 क्या होता है, डाइहाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, आयरन होता है Fe। दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो H2 रिलीज हो जाएगा। अब FeCl के साथ कंबाइंड होगा, तो Fe की वैलेंसी होती है +2, जबकि Cl की होती है -1, तो Fe1 और Cl2, तो ये हो जाएगा FeCl2। FeCl2 का नाम है आयरन क्लोराइड। और इसमें भी H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, H2। अब इनको दोनों रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2H है, वहां पर भी 2H है, यहाँ पर 1SO4 है, यहाँ पर 3SO4 है, यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर 2Al है, जबकि यहाँ पर 1Al है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 से मल्टीप्लाई करने पर SO4 तो दोनों साइड 3 हो गया, लेकिन H कितने हो गए, 3 to the 6, जबकि यहाँ पर 2H है, तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 to the 6H। नेक्स्ट HCl में Cl यहाँ पर 1 है, यहाँ पर Cl2 है, तो यहाँ पर हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर H2 है और यहाँ पर भी H2 है, 1Fe 1Fe, तो रिएक्शन बैलेंस है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में जो ऑप्शंस दिए हैं इनकी वर्ड इक्वेशन है और ये इनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कंपाउंड्स सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज also contain hydrogen but are not categorized as acid. Describe an activity to prove it. क्वेश्चन में लिखा है कि जैसे कंपाउंड्स होते हैं अल्कोहल और ग्लूकोज, इनमें भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनको हम एसिड की कैटेगरी में नहीं रख सकते। इसको हमें जो ना एक एक्टिविटी के साथ प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दो कंपाउंड्स दिए हैं, जैसे कि एक है अल्कोहल जबकि दूसरा दिया है ग्लूकोज। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, जबकि ग्लूकोज होता है C6H12O6। इन दोनों में हाइड्रोजन है, लेकिन इसको हम इन दोनों को जो है ना एसिड्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते। एसिड की अगर बात करें तो जितने भी एसिड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जितने भी एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन सब में हाइड्रोजन है, तो एसिड की आइडेंटिटी होती है हाइड्रोजन। जबकि
ग्लूकोज और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन है, जबकि हम इनको जो है ना एसिड की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन तो होते हैं लेकिन इनको हम एसिड की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो इस बात को जो हमें एक एक्टिविटी से प्रूव करना है। तो पहले देख लेते हैं वो एक्टिविटी हम कैसे करेंगे। अगर बात करें एसिड की, तो एसिड जैसे कि HCl को जब हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये ना आयंस में ब्रेक हो जाता है, और ये जो आयंस होते हैं ना ये कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, कंडक्टर होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई बीकर है और इस बीकर में पहले हम वाटर ले लें और इसमें हम डाल दें HCl, तो बीकर में हम HCl डालेंगे तो HCl इसके अंदर जाने के बाद H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। अगर हम इसमें मेटल के 2 वायर लगा दें इस तरह से और इनको हम एक बैटरी से कंबाइन कर दें और यहां पर हम लगा दें एक बल्ब, तो जैसे हम बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो करंट जाएगा, क्योंकि वाटर में जो है आयंस है, आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो करंट जो है ना आयंस से होता हुआ बल्ब में पहुंच जाएगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा। लेकिन अगर बात करें हम एल्कोहल और ग्लूकोज की, तो इनमें हाइड्रोजन तो होते हैं लेकिन जब हम इनको वाटर में डिसोल्व करते हैं तो ये आयंस में ब्रेक नहीं होते। तो जब ये आयंस में ही ब्रेक नहीं होंगे तो वाटर में आयंस नहीं होंगे, और अगर हम HCl के प्लेस पर वाटर में एल्कोहल या ग्लूकोज को डिसोल्व करेंगे तो आयंस ना होने की वजह से ना इलेक्ट्रिसिटी जो है सॉल्यूशन में कंडक्ट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब नहीं जल पाएगा। तो ये एक एक्टिविटी है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि एल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन होते हुए भी हम इसको एसिड की कैटेगरी में नहीं रख सकते। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेयरएज रेन वाटर डज। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, जबकि जो रेन वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो अगर बात करें डिस्टिल्ड वाटर की, तो डिस्टिल्ड वाटर होता है प्योर वाटर, प्योर वाटर में कुछ भी मिक्स नहीं होता। लेकिन जो रेन वाटर होता है ना, तो रेन वाटर में एसिड होता है, मतलब रेन वाटर एसिडिक होता है, और एसिड जो है वाटर में आयंस डोनेट करते हैं और आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसलिए जो है ना रेन वाटर जो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई और सब्सटेंस ना होने के कारण वो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, रेन वाटर contains acid and acid donates H plus ion into water. These ions are conductor of electricity. That is why rainwater conduct electricity, whereas distilled water does not. Clear? Next, क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 solution A B C D and E
when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution is? क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 9 में 5 सॉल्यूशन दिए हैं ए बी सी डी और ई और इनकी पीएच वैल्यूज दी गई हैं। तो मैं इस क्वेश्चन में जो है 5 ऑप्शंस दिए हैं, इन ऑप्शंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 8 जो है छूट गया है, उसे अभी हम बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 5 सॉल्यूशंस दिए हैं ए बी सी डी और ई। इनकी पीएच वैल्यूज दी हैं 4, 1, 11, 7 और 9। 5 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है स्ट्रांगली एल्कलाइन, स्ट्रांगली एल्कलाइन। ऑप्शन बी है स्ट्रांगली एसिडिक, ऑप्शन सी गिवन है वीकली एसिडिक, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी गिवन है स्ट्रांगली एसिडिक। ऑप्शन सॉरी गड़बड़ हो गई ऑप्शंस में, ऑप्शंस फिर से लिख लेते हैं। ऑप्शन ए गिवन है न्यूट्रल, ऑप्शन बी गिवन है स्ट्रांगली एल्कलाइन, स्ट्रांगली एल्कलाइन, ऑप्शन सी गिवन है स्ट्रांगली एसिडिक, ऑप्शन डी गिवन है वीकली एसिडिक, जबकि ऑप्शन ई गिवन है वीकली एल्कलाइन। ये 5 ऑप्शंस दिए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा पीएच किसका आंसर है, ठीक है ना। तो अगर बात करें पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिस पर 0 से 14 तक डिजिट्स होते हैं, बीच में होता है 7 और 7 शो करता है न्यूट्रल सब्सटेंस को, न्यूट्रल सब्सटेंस। 0 से 7 तक जो वैल्यूज होती हैं वो एसिड के पीएच वैल्यू शो करती हैं, जबकि 7 से 14 तक की जो वैल्यूज होती हैं वो बेस की पीएच वैल्यू शो करती हैं। बेस मींस होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो ऑप्शन फर्स्ट है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच क्या होता है 7, तो 7 जो पीएच है वो है डी का। तो ऑप्शन ए का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ऑप्शन ए के आंसर में राइट करेंगे हम डी। नेक्स्ट स्ट्रांगली एल्कलाइन, तो एल्कलाइन सब्सटेंस मतलब बेसिक सब्सटेंस और बेस की पीएच वैल्यू होती है 7 से 14 तक। और जब हम 7 से 14 तक जाते हैं तो 7 से 14 तक जाने पर ना बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है और एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। मतलब बेसिक कैरेक्टर जो है ना 7 से 14 की तरफ बढ़ रहा है, और जब बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है तो पीएच वैल्यूज भी बढ़ती है। तो जिस एल्कलाइन सब्सटेंस की पीएच वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा स्ट्रांगली एल्कलाइन होगा। तो पीएच वैल्यू जो होती है बेस की वो 7 से 14 तक होती है, और 7 से 14 तक की जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ दो की हैं, 7 और 9, जो कि सी और ई की है, जिसमें से सी की पीएच वैल्यू ई से बड़ी है, इसलिए सी जो होगा ना वो स्ट्रांगली एल्कलाइन होगा। ऑप्शन सी है स्ट्रांगली एसिडिक। तो एसिड होते हैं 0 से 7, 0 से 7 में जिस एसिड की पीएच वैल्यू कम होती है वो ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि पीछे की ओर आने पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो इसमें एसिड जो है सिर्फ दो हैं, ए और बी। ए और बी में बी की जो पीएच वैल्यू है वो कम है, तो इसलिए बी जो है ना स्ट्रांगली एसिडिक होगा। ऑप्शन डी है वीकली एसिडिक। तो वीक एसिड क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ए वीकली एल्कलाइन। तो वीकली एल्कलाइन वो होगा जिसकी 7 से 14 तक की वैल्यू में पीएच वैल्यू कम होगी, तो उसकी जो वैल्यू है वो है ई। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन छूट गया था, उसे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब जो एसिड्स होते हैं ना वो वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते हैं, तो इसका आंसर बताना है। तो अगर बात करें एसिड्स की, तो एसिड जो है वाटर में हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, जो उनके एसिडिक कैरेक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है।
जब वाटर एब्सेंस होगा तो एसिड अपना H+ आयन डोनेट ही नहीं करेंगे और वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एसिड डोनेट H+ आयन इन वाटर, दोज आर responsible for their acidic behavior in the absence of water, they acid do not donate H+ ion, that is why they do not show acidic character in the absence of water। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दो टेस्ट ट्यूब दी गई हैं, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। ये टेस्ट ट्यूब ए है और ये टेस्ट ट्यूब बी है, दोनों में इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मतलब मैग्नीशियम की ना बराबर बराबर लंबाई की एक पट्टी ली गई है। ये भी Mg है और ये भी Mg है। क्वेश्चन में आगे दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज एडेड टू ए टेस्ट ट्यूब ए व्हाइल एसिडिक एसिड CH3 इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए में ऐड किया गया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जबकि टेस्ट ट्यूब बी में CH3COOH एसिडिक एसिड को ऐड किया गया है। क्वेश्चन में आगे लिखा है अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर बोथ द एसिड्स आर सेम। इन दोनों एसिड का ना बराबर बराबर अमाउंट लिया गया है और दोनों की कंसंट्रेशन भी बराबर है। तो क्वेश्चन में आगे लिखा है इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर विग्रसली एंड वाई। तो बताना है कि इनमें से किस टेस्ट ट्यूब में ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन होगी। तो अगर बात करें दोनों टेस्ट ट्यूब की, तो दोनों में मैग्नीशियम सेम है, दोनों एसिड का अमाउंट भी सेम है, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है, यहाँ पर HCl है और वहां पर CH3COOH है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जबकि ये एक वीक एसिड है। तो क्योंकि HCl एक वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो इस टेस्ट ट्यूब ए में जो है ज्यादा फिजिंग होगी और ये ज्यादा विग्रसली होगी। टेस्ट ट्यूब ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेश मिल्क हैज अ pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? Explain your answer. तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि फ्रेश मिल्क का जो पीएच होता है ना, क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेश मिल्क की पीएच वैल्यू होती है 6। तो क्वेश्चन में लिखा है कि क्या होता है जब ये कर्ड बन जाता है तो इसकी पीएच वैल्यू किस तरह से चेंज होगी। तो फ्रेश मिल्क का पीएच 6 है। जब ये कर्ड बन जाता है, मिल्क से कर्ड, तो कर्ड बनने पर ना ये ज्यादा सोर हो जाता है, खट्टा, और कोई चीज जितनी ज्यादा खट्टी होती है वो उतनी ज्यादा एसिडिक होती है। और पीएच स्केल पर जो चीज ज्यादा एसिडिक होगी उसकी वैल्यू जो है ना उतनी कम होगी।
तो क्योंकि फ्रेश मिल्क का पीएच 6 है और जब मिल्क से कर्ड बनता है तो कर्ड ज्यादा खट्टी होती है, तो इसका मतलब यह है कि कर्ड जो है मिल्क से ज्यादा एसिडिक है और ज्यादा एसिडिक होने पर पीएच वैल्यू घट जाएगी, तो कर्ड की जो पीएच वैल्यू हो जाएगी ना वो घट जाएगी। तो आंसर होगा पीएच वैल्यू विल बी डिक्रीज्ड, पीएच वैल्यू घट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, मिल्क मैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। एक मिल्क मैन है, क्वेश्चन नंबर 12 मिल्क मैन, तो एक मिल्क मैन है जो फ्रेश मिल्क में थोड़ा अमाउंट जो ना बेकिंग सोडा मिला देता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा एक सॉल्ट है, अब क्योंकि ये सॉल्ट है तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, इसकी पीएच वैल्यू होगी 7, जबकि जो मिल्क होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 6, जो कि पिछले क्वेश्चन में दिया था। तो मिल्क की पीएच वैल्यू होती है 6 और उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है जिसकी पीएच वैल्यू होती है 7। ऑप्शन ए है, व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। तो जब मिल्कमैन जो है फ्रेश मिल्क में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है तो बेकिंग सोडा का पीएच मिल्क से ज्यादा होने की वजह से पीएच बढ़ जाता है, और जब किसी भी सब्सटेंस का पीएच बढ़ता है तो उसका बेसिक बिहेवियर एल्कलाइन बिहेवियर बढ़ता है, तो वो जो ना मिल्क को थोड़ा एल्कलाइन बना देता है। तो ऐसा क्यों करता है ये समझ लेते हैं। तो मिल्क जो है एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर हम इसको रखा छोड़ दें तो ये फट जाएगा, और फट जाने पर इसका टेस्ट जो है ज्यादा खट्टा हो जाता है, और ज्यादा खट्टा होने पर ये ज्यादा एसिडिक हो जाता है, और ज्यादा एसिडिक होने पर इसकी पीएच वैल्यू घट जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिल्क फटता है जब उसकी पीएच वैल्यू घटती है। तो मिल्कमैन क्या करते हैं, इसमें जो ना थोड़ा बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं जिससे कि पीएच वैल्यू थोड़ी बढ़ जाए। तो पीएच वैल्यू थोड़ी बढ़ने से ना अब पीएच वैल्यू 6 नहीं है, 6 होती तो थोड़ा तेजी से कम हो सकती थी। अब क्योंकि पीएच वैल्यू थोड़ी बढ़ गई है बेकिंग सोडा मिलाने पर, तो अब इसको जो ना कम होने में ज्यादा टाइम लगेगा और मिल्क को जो है ज्यादा टाइम के लिए सेव किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, व्हाई डज द मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम और सेट एज कर्ड। तो अब बताना है कि जब इसमें हमने बेकिंग सोडा मिला दिया है तो अब इसको कर्ड बनने में ज्यादा टाइम क्यों लगता है। क्योंकि कर्ड जो है मिल्क की कंपेयर में एक खट्टा सब्सटेंस है, जबकि हम मिल्क में मिला रहे हैं बेकिंग सोडा जिससे इसकी पीएच वैल्यू बढ़ रही है, कर्ड की पीएच वैल्यू कम होती है। तो जब मिल्क जो है 6 पीएच पर था तो वो आसानी से जल्दी कम टाइम में कर्ड बन सकता था, लेकिन क्योंकि अब उसकी पीएच वैल्यू ज्यादा हो गई है ना, तो उसको कर्ड बनने में ना 6 से ना होकर 7 से पीछे आना पड़ेगा, तो इसमें अब ज्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। क्वेश्चन में बताना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और इसके 2 एग्जांपल देने हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने चैप्टर के बीच में डिस्कस कर ली है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। तो हमें वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के 2 यूज बताने हैं। तो वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के जो यूजेस हैं वो भी हम चैप्टर के बीच में कर चुके हैं। आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। कहीं भी अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।